को जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम दिवांशी रावत है। हम पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम में जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है उसको अटेंड करने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम जो है पहाड़ी एग्रीकल्चर मैगजीन द्वारा चलाया जाता है। इसमें हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं वो हम उनको इनवाइट करते हैं और वो हमारे जिस फील्ड में उनका एक्सपर्टीज होती है उसमें हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन वो हमारा लेते हैं। इसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंशुमान सिंह सर, जो केवी के भरसार पौड़ी गढ़वाल में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं। सर पिछले 15 सालों से हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सर की एक्सपर्टीज कीवी प्रोडक्शन में है। तो आज सर हमें पहाड़ी क्षेत्र में कीवी का उत्पादन कैसे किया जाए उसमें सर हमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। द पहाड़ी एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम में आप सभी बागवान किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा जो आज का विषय है वो है पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी का उत्पादन कैसे करें। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा द पहाड़ी एग्रीकल्चर टीम को, जिनके आग्रह और जिनके द्वारा मुझे जो है आज आमंत्रित किया गया है कीवी पर बात करने। तो मैं अपनी स्क्रीन पहले शेयर करता हूँ आपको। म्यूट कर लें अपना स्पीकर। तो आज का विषय हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी का वैज्ञानिक उत्पादन कैसे करें। तो इसी के सापेक्ष जो आज का आपका विषय है उस पर चर्चा होगी। तो जो पहला है हमारा वो है कि कीवी का बगीचा हम जो है क्यों लगाएं और कीवी का इस समय हमारे प्रदेश में हमारे देश में क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, उस पर हम पहले चर्चा करेंगे। तो कीवी की वर्तमान स्थिति क्या है। संपूर्ण विश्व में कीवी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से हमारे देश में हमारे राज्य में कीवी की मांग बढ़ रही है उसको अनुरूप जो है हमें उत्पादन की आवश्यकता है। जैसे कि चीन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उसके पश्चात में जो है भारत में भी कीवी का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनमें बहुतायत मात्रा में जो है कीवी का उत्पादन किया जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और उत्तराखंड में भी कीवी का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। तो कीवी के उत्पादन को हमें और अधिक मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ की जो जलवायु है वो कीवी उत्पादन के लिए बहुत ही उत्तम है, सर्वोत्तम जलवायु है। और उत्तराखंड सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बागेश्वर को कीवी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। वहाँ पर मैक्सिमम जो हमारे काश्तकार और बागवान भाई हैं वो कीवी का बगीचा लगा रहे हैं और साथ ही साथ जो है उससे अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो उत्तराखंड के अन्य जनपदों में भी कीवी के नए बगीचे लगाए जा रहे हैं। कीवी का जो भविष्य है वो अत्यंत ही उज्जवल है। भविष्य में इसकी मांग बढ़ती रहेगी और इसको जंगली जानवर नहीं खाते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर ये फल है और इसका बाजार मूल्य हमेशा अच्छा मिलता रहेगा। तो अधिक उत्पादन होने पर यदि हमारे राज्य में उत्तराखंड में यदि अधिक उत्पादन होता है तो राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की प्रसंस्करण इकाइयां भी लगा सकती है और उत्पादन के साथ साथ जो है हम प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना करके और उससे अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीवी का परिचय। कीवी है क्या। कीवी का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है एक्टिनिडिया डेलिसियोसा और यह एक्टिनिडेसी फैमिली का सदस्य है। इसका जन्म स्थान जो है चीन को माना जाता है। कीवी अधिक मूल्य अर्जित करने वाली फल फसल है क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर है और ये एक औषधीय फल है और इसको जो है चाइना में चाइनीज गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। और न्यूजीलैंड जो हमारा न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी उसके नाम पर इसका नाम कीवी पड़ा। तो अब हम बात करेंगे कीवी के महत्व की। इसका महत्व क्या है। कीवी एक औषधीय फल है और कीवी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं तथा यह डेंगू की बीमारी में जो है इसका उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा समय आता है अभी जब हम कीवी की हार्वेस्टिंग करते हैं उसके 2 महीने से यानी कि अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक जो है डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। बरसात के जस्ट बाद में, बरसात से लेकर के 2-3 महीने तक। तो उस समय डेंगू में क्या होता है कि अचानक प्लेटलेट्स डाउन होती हैं ब्लड में।
तो उस वजह से जो है बॉडी कमज़ोर होती है। उसमें जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कीवी खाएँ, क्योंकि कीवी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो कि प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं। उस समय हमको बाज़ार में जो है एक कीवी का जो फल है वो हमको ₹50 का, ₹60 का, यहाँ तक कि ₹100 तक की फल बिक जाते हैं, और थोक भाव में तो कीवी का फल 200 से 300 और ₹400 किलो बिकता है, और उस समय वो पीसेज़ में बिकता है, क्योंकि उस समय उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो कीवी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स और निम्नलिखित पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। जैसे 100 ग्राम भार का कोई हम कीवी का फल ले लेते हैं, तो उसमें विभिन्न मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो कीवी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारे जो बागवान और काश्तकार भाई हैं, वो कीवी के बगीचे को लगाएँ, ताकि जो है भविष्य में उससे अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें और अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। अब हम बात करते हैं कीवी का इतिहास, कीवी कहाँ से आया? इसके बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेंगे कि कीवी का इतिहास क्या है। मूलतः कीवी का जो जन्म माना जाता है, जन्म स्थान मानते हैं हम, वो है चाइना, चूँकि चाइना में ये सबसे पहले लगाया गया, पाया गया, तो इसको चाइना में चाइनीज़ गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। चाइना के पश्चात में ये आया न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड में इसका नाम जो है वहाँ के राष्ट्रीय पक्षी के नाम पर कीवी रखा गया, कीवी पड़ा। और न्यूजीलैंड के पश्चात में जब हमारे भारत में, हमारे देश में यह फल आया, तो भारत में यह 1960 में आया, और लाल बाग गार्डन है बैंगलोर में, वहाँ पर इसके पौधे लगाए गए। जब वहाँ पर वैज्ञानिकों ने पौधे लगाए, तो वहाँ पर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो हुई, लेकिन इसको जो है, जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, तो वो उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली, और जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था पौधों को, वो नहीं मिल पाया, चूँकि गर्म इलाका था। तो वहाँ पर जो है फ्रूटिंग और फ्रूट सेट में दिक्कत हुई और फलत नहीं हुई। उसके पश्चात में फिर वहाँ से इसको हिमाचल प्रदेश में जो है 1963 में लाया गया प्रजातियों को, और हिमाचल में कुल्लू वैली से लेकर के और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर कीवी का पौधों का रोपण किया गया 1963 में। उसके बाद में हिमाचल में इसको जो है धीरे-धीरे कमर्शियली प्रोडक्शन में लाया गया, और आज की तारीख में जो है हिमाचल में बहुत अच्छा उत्पादन किया जा रहा है कीवी से। और जब हम बात करते हैं अपने उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लगभग 1990 के दशक में भवाली नैनीताल में 6 प्रजातियों का रोपण किया गया, जिसमें एलिसन है, तोमुरी है, एबॉट है, हाइवर्ड है, मोंटी है और ब्रूनो है। यहाँ पर जो है हमारे उत्तराखंड में भी तापक्रम इसको अच्छा मिला, चिलिंग रिक्वायरमेंट अच्छी मिली इस पौधे को, तो हमारे यहाँ इसमें जो है सफलता मिली उत्तराखंड में, और हम उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया। जो ये आप प्रजातियाँ देख रहे हैं, एलिशन है, तोमुरी है, एबार्ट है, हैवर्ड है, मोंटी है, ब्रूनो है, ये थोड़ा-सा अलग नाम है। तो ये जो न्यूज़ीलैंड में जब ये वैरायटी थी, तो यहाँ वहाँ पर जो नर्सरी मैन थे, जो माली थे, उनके नाम पर इन प्रजातियों के नाम रख दिए गए। इसलिए थोड़ा-सा अ, अंग्रेज़ को लेकर के हैं, जैसे थोड़ा-सा अलग हैं। तो ये न्यूज़ीलैंड में इनका नामकरण हुआ था नर्सरी मैन के नाम पर, एलिसन, तोमुरी, एबार्ट, हैवर्ड, मोंटी और ब्रूनो। तो इस प्रकार से ये हमारे कीवी जो कीवी है, कीवी का फल है, उसका ये हमारा इतिहास है। और जब हम बात करते हैं कि हमारे काश्तकार भाई या बागवान भाई हैं उत्तराखंड के, तो वो कहते हैं हम कीवी का बगीचा क्यों लगाएँ? तो कोई भी कारण होता है, तो सबसे पहले हम बात करें क्यों, कहाँ और कैसे से। तो क्यों लगाएँ? ये भी एक प्रश्न उठता है, तो क्यों लगाएँ? तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कीवी का बगीचा क्यों लगाएँ? सबसे पहले तो जो कीवी का फल है, उसको जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। दूसरा, इस कीवी के फल में बीमारियों एवं कीटों का प्रकोप नहीं होता है। अभी तक कोई इस प्रकार की बीमारी और कीटों का प्रकोप नहीं देखा गया है। तो आप इसको लगा सकते हैं, जंगली जानवर से सुरक्षित रख सकते हैं अपने फल को। तो जो हमारे उत्तराखंड की जो सबसे मूल समस्या है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जहाँ पर भी हम काश्तकार या बागवान के स्तर पर जाते हैं, उनके खेत पर जाते हैं, तो उनका सबसे पहला प्रश्न होता है कि जंगली जानवरों की बहुत समस्या है। हम कोई भी फसल लगाते हैं, तो उसको जंगली जानवर नुकसान पहुँचाते हैं। तो जंगली जानवर हमारी एक कीवी की ऐसी फसल है जिसको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। उसका पहला कारण ये है कि ये ज़मीन से जो है लगभग 6 फीट की ऊँचाई पर टी-बार सिस्टम पे हमारा अंगूर की बेल की तरह पौधा होता है, वो चलता है। इस वजह से जो है ज़मीन में जो सूअर हैं और काकड़ हैं, ये जो नीचे वाले पशु हैं, जंगली जानवर हैं, ये उसको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और जब टी-बार सिस्टम पे पौधा चलता है, तो एक कारण आ जाता है उसमें कि भाई बंदर से नुकसान हो सकता है कीवी को। परंतु यहाँ पर जो है बंदर चूँकि झुंड में चलते हैं, तो जो कीवी है उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है फल का, वो चूँकि जब तक मैच्योर होता है तब तक उसमें जो है, जो आप देखते हैं कीवी में जो है ब्राउन कलर का फल है, उसपे जो है
भूरे रंग का फल है, उसमें रोएँ होते हैं। जैसे ही कोई एक बंदर अटैक करता है फसल पे तो उसको तोड़ता है, तोड़ने के पश्चात जैसे ही पहले फल को खाता है तो उसके गले में, उसके तालू में वो रोएँ चिपक जाते हैं, जिससे वो जो है खट्टा भी होता है चूँकि और खुजलाहट होती है तो वो बम फल को फेंक के और चल देता है। एक बंदर भागता है तो सारे भागते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम बंदर से अधिक बचा सकते हैं, वो कम से कम नुकसान करते हैं, मोस्टली नुकसान नहीं करते हैं। कभी-कदा 2-4 फल तोड़ दें लेकिन फिर वो चले जाते हैं। तो हम जंगली जानवरों से सुरक्षित फसल है ये हमारी कीवी की, तो इसलिए इसको आप लगा सकते हैं और जैसे आपने सेब, अखरोट, बादाम, आड़ू जो कोई भी आप फल वाली फसल लगाएँगे, तो उसमें बीमारियों एवं कीड़ों का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में होता है। उस कंडीशन में हमको इंसेक्टिपेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। उसपे हमारी जो है आय और व्यय का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, हमारा पैसा लगता है स्प्रे पे, लेबर कॉस्ट लगती है, केमिकल लगता है। साथ ही साथ वो जो फ्रूट होगा वो एब्ज़ॉर्ब करेगा उन केमिकल्स को, तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है प्लस एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। तो हमारा जो कीवी का फल है इसमें बीमारियों एवं कीटों का प्रकोप अभी तक नहीं देखा गया है और जंगली जानवरों से सुरक्षित फसल है। ये एक ऑर्गेनिक फ्रूट है और हाइली न्यूट्रिटिव फ्रूट्स हैं। तो और दूसरा जो है ये अधिक आय अर्जित करने वाली फल फसल है क्योंकि इसका रेट हमेशा जो है हमारे काश्तकार और बागवान भाइयों को अच्छा मिलेगा। दूसरा जो है डेंगू जैसी घातक बीमारी में भी लाभदायक है, ये ऑर्गेनिक फ्रूट है जैसा कि मैंने बताया। 200 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बाजार में आपको इसका मूल्य मिल जाएगा और भविष्य में इसकी मांग हमेशा बनी रहेगी। एक बार अगर हम बगीचा लगा देते हैं तो 35 से 40 वर्षों तक हम उससे फलत ले सकते हैं। यदि उत्तराखंड में अधिक उत्पादन होता है तो हम उत्तराखंड सरकार की ओर से खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ लगाकर इसके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं और राज्य सरकार की आर्थिकी में वृद्धि की जा सकती है। तो हमारे जो काश्तकार और बागवान भाई हैं, वो समझ चुके हैं कि हम कीवी का बगीचा क्यों लगाएँ? क्योंकि हम कोई भी बात करेंगे तो सबसे पहले क्यों और फिर कहाँ और कैसे से करते हैं। तो हमने बात की का बगीचा क्यों लगाएँ? अब हम बात करेंगे कीवी का बगीचा कहाँ पर लगाएँ? ये एक मूल प्रश्न है कि हम किस कंडीशन में हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो गाँव की, हमारे खेतों की जो ज़मीनें हैं, वो कैसी होनी चाहिए और कितनी ऊँचाई पे बगीचा लगता है, इस पे हम बात करेंगे कि कीवी का बगीचा हम कहाँ पर लगाएँ। तो चूँकि कीवी एक साइड लिविंग प्लांट्स है, यह मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो है, जो हमारे मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें अति उत्तम फलत देता है। ऐसे पर्वतीय क्षेत्र सीधा-सीधा आप एक दिमाग में रख लीजिएगा कि ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर जाता हो, वहाँ पे हमें कीवी का बगीचा नहीं लगाना है। ऐसे क्षेत्र जहाँ 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे रहता हो, वहाँ पर आप कीवी का बगीचा लगा सकते हैं, वहाँ उत्तम उत्पादन होगा। 35 डिग्री सेल्सियस से मेरा आशय है ये जो गर्मियों में हमारा मई-जून का गर्मी का टाइम होता है, उस समय जिन क्षेत्रों की जो है धूप गर्मी की जो टेम्परेचर जाता है धूप का एनवायरनमेंट का, वो अगर 35 से ऊपर है तो वहाँ पर कीवी का बगीचा ना लगाएँ क्योंकि लीव्स में बर्निंग इफेक्ट्स आते हैं। और इसके लिए जो हमारी चिलिंग रिक्वायरमेंट है हमारे कीवी के लिए वो 400 से 600 घंटे है 7 डिग्री सेल्सियस तापमान के पे मतलब कि 15 से 25 दिन हमको जो है, जो हमारा टेम्परेचर हो, वो होना चाहिए हमारा 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे 15 से 25 दिन का। परंतु जो हाइवर्ड प्रजाति है उसमें 600 से 800 घंटे भी ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए हमारी जो जीवांश युक्त उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी होती है, वो सर्वोत्तम होती है। आपको ध्यान ये रखना है कि हमने देखा है कि कई जगह जब कीवी का बगीचा लगता है, तो वहाँ पर बारिश में पानी भर जाता है, उससे जो है रॉटिंग होती है और रॉटिंग होने के बाद में पौधे की जड़ें धीरे-धीरे सड़ती हैं और पौधा जो है धीरे-धीरे मर जाता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें और सबसे मेन आप अपने दिमाग में लगा कर रखें काश्तकार भाई कि हमारे क्षेत्र का तापमान गर्मियों में अगर 35 के ऊपर जाता है, तो कृपया आप वहाँ पर कीवी का बगीचा ना लगाएँ। अब हम कैसे लगाएँ कीवी का बगीचा? हमने बात कर ली क्यों लगाएँ, कहाँ लगाएँ, अब कैसे लगाएँ। तो सबसे पहले अभी आज 1 सितंबर है, सितंबर का महीना आ गया है, तो जो हमारे काश्तकार भाई कीवी का नया बगीचा लगाना चाहते हैं, वो थोड़ा ध्यान दें और जिन्होंने कीवी का बगीचा लगा रखा है, उसको कैसे मेंटेन करना है, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो जो किसान भाई कीवी का नया बगीचा लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएँ कीवी का बगीचा? अक्टूबर महीने में अभी सितंबर चल रहा है, नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर है। अक्टूबर के महीने में जब भी हम कोई भी नया बगीचा लगाएँ, तो आप ये ध्यान रखें कि हम जो प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग हम अक्टूबर में कर लें। जैसे जब हम बगीचे की बात करते हैं, चूँकि बगीचा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई आप एलआईसी लेते हैं या कोई भी आप अपनी बीमा से संबंधित कोई भी पॉलिसी लेते हैं, तो आप तुरंत डिसीज़न नहीं देते हैं, थोड़ा सोच समझ के लेते हैं क्योंकि वो आपको 10 साल, 20 साल बाद प्रॉफ़िट
देगा, कितना देगा, बहुत आप गणित लगाते हैं। तो इसी प्रकार बगीचा लगाते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि तो जब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है तो सबसे पहले हमें अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारे यहाँ ज़मीन कितनी है, कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, कैसे हमें कहाँ से वैरायटी लानी है, कौन सी वैरायटी लानी है, इन सबका आप नॉलेज लीजिए और अक्टूबर में एक योजना बना लीजिए। साथ ही साथ अक्टूबर में योजना के साथ अपने खेत का लेआउट बनवा लीजिए, बना लीजिए या उद्यान विभाग या कृषि विभाग से या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करके अपना लेआउट बनवा लें। और लेआउट बनाने के पश्चात में फिर हमारा अक्टूबर में जब हमारी प्लानिंग हो गई कि हमें कीवी का बगीचा लगाना है, तो नवंबर माह में हम जो है उस जो हमने अपनी ज़मीन जगह फाइनल की है, 1 नाली, 2 नाली, 4 नाली जितनी भी है, जहाँ पे भी लगाना है, तो नवंबर माह में उसमें हम जो है गड्ढे करते हैं, गड्ढों की खुदाई कर देते हैं और दिसंबर माह में उन गड्ढों की भराई करते हैं। जनवरी माह में फिर हम पौधों का रोपण करते हैं। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, चूँकि जो है जब भी हम कीवी का बगीचा लगाएँगे तो एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है नर और मादा पौधों का रेशियो कितना रखना है। तो 10 मन मादा पौधों के साथ में एक नर पौधे को लगाना है, 10/1 का हम रेशियो रखते हैं। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया जो है भली-भाँति हो सके। इसमें जब हम पौधों का रोपण करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर रखते हैं, लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर रखते हैं। लगभग 1 हेक्टेयर में 416 पौधे आते हैं। तो इसमें जो है कुल मादा पौधे जो होंगे वो 375 होंगे और नर पौधे 41 होंगे, 41। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो नर पौधे हैं उनमें उनसे आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, वो सिर्फ पॉलिनेशन के लिए यूज होते हैं। तो कुल आपको 375 पौधों से ही आपको फलत मिलेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें क्योंकि नर पौधा सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन के लिए और मादा पौधे पे आप जो है अपने फलत ले सकते हैं। तो जो भी हमारे काश्तकार भाई बगीचा लगाना चाहते हैं तो वो अपनी प्लानिंग अक्टूबर से करें और नवंबर और दिसंबर में गड्ढे की खुदाई और भराई करके और जनवरी में आप पौधे लगाएं। तो अभी हम बात कर रहे थे प्लानिंग की। सबसे पहला जो हमारी प्लानिंग आती है अक्टूबर में, तो अक्टूबर में जब आपने प्लानिंग करी तो अक्टूबर में जो है आपने अपनी ज़मीन और खेत देख लिए, जलवायु देख ली, उसका लेआउट बनवा लिया। उसके बाद में दूसरा जो कार्य होगा, यदि हमारे हम जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो खेत हैं हमारे, वो टेरेस फार्मिंग है, वेदिकाएँ हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि किसी किसान का खेत बहुत चौड़ा हो या बहुत पतला हो, तो सारे किसानों की ज़मीनें अलग-अलग हैं यहाँ पे और बिखरी हुई जोत है। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा ये कि यदि हमारा खेत 10 मीटर चौड़ा है सपोज़ करिए, खेत की जो चौड़ाई होगी वो 10 मीटर है, तो उसमें जो है कीवी के पौधों की 2 लाइन लगा सकते हैं। यदि खेत 8 मीटर चौड़ा या 8 मीटर से कम है, तो आप सिर्फ़ 1 लाइन लगाएँगे। दूसरा जो है, अभी हमने बात की अक्टूबर में प्लानिंग की, तो अक्टूबर में जब ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, तो नवंबर में आप करेंगे, गड्ढा की खुदाई करेंगे, डिगिंग ऑफ पिट्स का कार्य जो होता है। तो वो 1 बाई 1 मीटर या 3 बाई 3 फीट का गड्ढा हम खोदते हैं और गड्ढा जब हमने नवंबर में खोद लिया, तो उसको 1 माह के लिए हम खुला छोड़ देते हैं। खुला क्यों छोड़ते हैं? ताकि जो है, जो हमारी नवंबर में धूप लगती है, जो हमने गड्ढा खोदा है, उसमें जो धूप लगे तो जो उसमें हानिकारक जीवाणु हैं, वो मर जाएँ और मर जाएँगे तो आपको जो है, पौधा जब लगाएँगे तो कोई बीमारी जड़ में नहीं आएगी। दूसरा, जब हम गड्ढा खोदें तो ध्यान ये रखें कि गड्ढे की जो खोदी हुई मिट्टी है, उसको कहीं अन्यत्र ना फेंकें, गड्ढे के पास ही बाहर रख दें। गड्ढे के पास जब आप बाहर रख देंगे, फिर जब महीना आएगा आपका नवंबर में गड्ढे की खुदाई कर ले, दिसंबर में जो है जब आप गड्ढे की भराई करेंगे, फिलिंग ऑफ पिट्स में गड्ढे को भरने का कार्य करेंगे, तब आप ध्यान देंगे, जो आपने मिट्टी खोद के बाहर निकाली थी, उसी मिट्टी में 25 से 30 किलोग्राम जो है सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट हो, उसको मिला लें भली-भाँति उस मिट्टी में, उस गड्ढे को भरने के लिए। बाहर ही मिला लें, मिलाने के पश्चात में उसमें एक काम कर लें, यदि 500 ग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट आपको कहीं मिल जाए, तो उसको जो है 500 ग्राम प्रति गड्ढे की दर से उसी मिट्टी में मिला लें। मिलाने के पश्चात में उस गड्ढे को भर दें। तो ये फिलिंग ऑफ पिट्स का कार्य जो है आपको करना है दिसंबर में। जब हमने गड्ढा भर लिया और गड्ढा भरते समय हमारे काश्तकार बागवान भाई एक गलती करते हैं, वो गड्ढे को एकदम बराबर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, गड्ढे को ज़मीन से 4 से 6 इंच उठा करके ऊपर भरना है, ताकि जब भी जो है हम उसमें पौधा लगाएँगे, पानी डालेंगे, तो वो मिट्टी बैठेगी, तो वो अपने आप जो है सतह के बराबर आ जाएगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखें और यदि आपने गड्ढा 4 से 6 इंच उठा करके नहीं भरा, तो जो है वहाँ पे ऑलरेडी गड्ढा हो जाएगा, मतलब वो खाली हो जाएगी वो जगह और जब वो जगह खाली हो जाएगी तो फिर आने वाले समय में वहाँ पर पानी भरेगा, तो वो धीरे-धीरे रॉटिंग होगी जड़ों में और पौधा आपका मरने लगेगा। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। प्लानिंग के पश्चात में जब हमने प्लानिंग कर ली, गड्ढा हमने खोद लिया और गड्ढे की भराई कर दी दिसंबर में। अब आता है जनवरी का महीना, तो हमें पौधे लगाने हैं। तो पौधे जो हम लगाएँगे कीवी के, उसमें कुछ प्रजातियाँ हैं।
जैसे जब हमने बताया अभी आपको कि 10 मादा पौधों के साथ में एक नर पौधे को लगाएँगे, तो जो नर प्रजातियाँ हैं हमारी कीवी की, वो हैं पहली है एलिसन है, दूसरी है तोमुरी। एलिसन और तोमरी दोनों नर प्रजातियां हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं। मादा प्रजातियों में भी एलिशन है, हैवर्ड है, मोंटी है, ब्रूनो है, एबॉट है, 5 प्रजातियां हैं। आपको ध्यान ये रखना है जो हमारी एलिसन है, एलिसन नर भी होती है, एलिसन मादा भी प्रजाति होती है। तो एलिशन और हैवर्ड, मोंटी, ब्रूनो और एबॉट ये जो है आपकी मादा प्रजातियां हैं। जिसमें से जो है अगेती प्रजाति है हमारी एलिशन और जो लेट वैरायटी है या पछेती प्रजाति है वो हैवर्ड। अब हम पौधरोपण की बात करें तो पौधरोपण में हमको जनवरी में पौधे लगाने हैं। दूरी हमने जो है 6 मीटर बाई 6 मीटर पे पौधे से पौधे की दूरी रखनी है और 4 बाई 4 मीटर जो है लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। मैंने जैसा बताया आपको कि 10 बाई 1 का अनुपात रखते हैं, 10 मादा पौधों के साथ एक नर पौधों को लगाएंगे आप। और इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हम पौधे को लगाएं तो जब गड्ढा हम करते हैं, जब जनवरी में पौधे को लगाने जाते हैं, मैंने देखा है अक्सर लोग गलती करते हैं। जनवरी में जब पौधा लगाते हैं गड्ढे को चूंकि भर रखा है ओपन किया और पौधे को उठाया और पौधे को सीधा जो है हम डाल देते हैं गड्ढे में। तो आप ये कार्य ना करें, आपको ध्यान रखना पौधे को रखें जो पौधे का यूनियन भाग होता है, जहाँ से रूट स्टॉक और साइन जुड़ा होता है, यूनियन भाग होता है, वो पोर्शन जमीन के संपर्क में ना आए, वो 4 से 6 इंच उठा हुआ रहे, नहीं तो वहां से शूट्स निकल आते हैं। तो इसलिए आप 4 से 6 इंच यूनियन भाग है वो जमीन से उठा रहे और उस पेड़ को अच्छे से दोनों हाथ से पकड़ के और अपने पैरों के माध्यम से गोलाई में घूमते हुए बहुत अच्छे से उस पौधे को लगाना है, ताकि जो है वो अच्छे से पौधा स्थायी हो जाए और लगाने के पश्चात उसमें तुरंत पानी डाल देना है। तो जब जनवरी में आप पौधे लगाएंगे तो सबसे पहले जो है आप इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि किसी अच्छे कृषि विश्वविद्यालय से या उद्यानिकी विश्वविद्यालय से, जैसे वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नौनी से हो गया या बरसार से हो गया, या अच्छी कोई जो रजिस्टर्ड नर्सरी है वहाँ से ही आप एथेंटिक प्लांटिंग मटेरियल लें। और जब भी आप वहाँ से प्लांटिंग मटेरियल लाएं तो ध्यान ये रखें कि हमारे काश्तकार बागवान भाई लाते हैं तो वो हालांकि वो बांध करके दे देते हैं कि नर पौधे ये हैं और मादा पौधे ये हैं। कभी कभी वो बंडल आते आते रास्ते में उनका टैग या कोई भी चीज़ टूट जाती है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसमें मेल पौधा कौन है, फीमेल पौधा कौन है। ये मिस्टेक हो जाती है और जब भी इस तरह की मिस्टेक होती है, आप घर पे लाए और किसी ने वो पौधों को रस्सी खोल दी या टैग हटा दिया, तब आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें क्योंकि जब आप पौधे को अपने खेत में, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेल पौधा कहाँ लगाना है, फीमेल कहाँ लगाना है। 10 बाई 1 के रेशियो तो हमने बता दिया और आप 9 बाई 1 के भी रेशियो पर लगा सकते हैं। पर आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि मेल इसमें कौन सा पौधा है, फीमेल पौधा कौन सा है, क्योंकि जब आप पौधे लाते हैं तो उसमें जो है कहीं पर कोई पत्ती नहीं होती, वो स्टिक जैसे होते हैं। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये मेल पौधा है, फीमेल, इससे उस पर टैग लग के आता है। तो विशेष इसका ध्यान रखें कि उसका टैग ना हटाएं, अलग अलग रख लें। और जिस हिसाब से मैं लेआउट अभी बताऊंगा आप उस हिसाब से उन पौधों का रोपण करें, ताकि जो है आपको आगे 4-5 साल बाद दिक्कत ना आए। हमारे यहाँ भी मैंने कुछ जिलों में और कई काश्तकारों से मेरी बात होती है तो उनकी ये शिकायत है कि साहब 5 साल का मेरा बगीचा हो गया, फ्रूटिंग नहीं आ रही है उसमें और वो बहुत परेशान है। उसका देखिए सीधा सा कारण है, जब आप पौधे आते हैं तो कभी कभी काश्तकार को किसी गलत नर्सरी से मेल पौधे मिल गए या उससे लगाने में दिक्कत हो गई या टैग टूट गया तो वो गलत हो जाते हैं। तो उन्होंने नर ही पौधे लगा दिए और जब मेल और फीमेल का रेशियो नहीं है, जो नर पौधे हैं तो उनमें फ्लावर तो आएगा बट जो है फ्रूट नहीं आएगा, फ्रूट सेट नहीं होगा। तो इस प्रकार के कई प्रकार के हमारे जो काश्तकार भाई हैं, कीवी के हमारे बागवान हैं, उनको बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो जो नया बगीचा लगाने जा रहे हैं कृपया वो काश्तकार भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हम जब पौधे लाएं कहीं से भी लाएं तो उनको जो है सुरक्षित लाएं और जब नर्सरी में लेने जाएं तब भी देख लें मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग ही बनवाएं, टैगिंग करा करके सुरक्षित लाएं और उनको लेआउट बनाने के साथ अच्छी तरह लगाएं। अब बात आती है कि हम पौधों को लगाएं कैसे। जैसे हमारा खेत है, अब खेत में जो है हमारे काश्तकार भाई वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि हम नर पौधा पहले लगाएं कि मादा पौधे लगाएं, कहाँ पर लगाएं और कैसे लगाएं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं ये लेआउट के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से आप जो है इन पौधों को लगा सकते हैं। यहाँ पर चूंकि कृषि विज्ञान केंद्र में कीवी के जो काश्तकार हैं हमारे बागवान भाई आते रहते हैं और जो नए काश्तकार भाई बगीचा लगाना चाहते हैं उनका भी प्रशिक्षण समय समय पर होता रहता है कृषि विज्ञान केंद्र प्रसार में। तो उनको मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ कि आप किस प्रकार से लगाएंगे। तो वही एक स्लाइड है, आप देखिए इसमें। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने खेत में किसी के यहाँ 4 लाइन पौधे लगेंगे, किसी के यहाँ 3, किसी के यहाँ 2। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। जैसे सपोज करिए हम 5 लाइन में कीवी का बगीचा लगा रहे हैं, 5 हमारी बेड हैं, 5 बेड में लगा रहे हैं। तो जो हमारी पहली लाइन होगी
कीवी का हम जब बगीचा लगाएँगे, जो हमारी पहली लाइन लेगी, उसमें जो है हमें 6 बाय 6 मीटर पे जो पौधे लगने हैं और लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर है। तो जब पहली लाइन में हम पौधे लगाएँगे तो आप इसमें देख रहे होंगे एफ लिखा है। एफ का मतलब हो गया सारे के सारे फीमेल पौधे लगाएँगे आप। फीमेल का मतलब मादा पौधे लगाएँगे और दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं ए लिखा हुआ है। ए का मतलब हो गया अल्टरनेट पौधे। अल्टरनेट पौधों में भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको उम फीमेल पौधा लगाना है ना? लेडीज़ फर्स्ट वो याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप पहली लाइन में सारे फीमेल पौधे लगाएँगे, दूसरी लाइन में आप अल्टरनेट पौधे लगाएँगे और जब अल्टरनेट लगाएँगे तो उसमें पहला पौधा फीमेल होगा, फिर मेल होगा, फिर फीमेल होगा, फिर मेल होगा, फिर फीमेल होगा, फिर मेल होगा। इसका ध्यान रखें। फिर तीसरी लाइन में आएँगे तब हम फीमेल पौधा लगाएँगे, चौथी लाइन में आएँगे, फिर हम फीमेल पौधा लगाएँगे। और फिर 5वीं लाइन में हम अल्टरनेट लगाएँगे। उसका सीधा-सा कारण है, जैसे पहली लाइन हमने फीमेल पौधों की लगा दी, दूसरे में अल्टरनेट लगे हैं, तो जो अल्टरनेट रो है हमारी, वो जो पहली लाइन हमारी फीमेल है, उसको भी पॉलिनेट करेंगे जो हमारे मेल प्लांट्स हैं उनके उनसे और जो उसके पास में जो फीमेल ल दूसरी लाइन है नीचे जस्ट बीच में हमने अल्टरनेट डाली, तो इधर भी वो पॉलिनेट कर लेंगे। देन उसके बाद फिर फीमेल है, तो इधर में अल्टरनेट है, तो इधर से भी इधर पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये लेआउट इसलिए कारगर है क्योंकि आप जब इस हिसाब से लगाएँगे तो आपके बगीचे में पॉलिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुख्यतः मैंने देखा है जो है हमारे बागवान भाइयों को कि पॉलिनेशन की समस्या आती है तो फ्रूट सेट कम होता है कि भाई हमारे बगीचे में फल कम आ रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि पॉलिनेशन नहीं हो पाता है कायदे से और दूसरा जो है हम पौधों को लगाते समय गलती कर देते हैं कि पौधे कहाँ लगाएँ। सपोज़ करिए मैंने 5 लाइन बताया और किसी काश्तकार के पास 2 ही खेत में लगाना है, तब उसको जो है ये जो 2 लाइन है इसमें ना लगा करके हर 5वें पौधे के बाद में छठा पौधा आप जो है बीच में जैसे 10 पौधे लगाने हैं तो छठे पौधे पे आप मेल प्लांट लगा सकते हैं। इसका भी ध्यान रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई काश्तकार 5 नाली लगाए या 5 खेत हों उसके पास, कोई 2 ही होंगे, तो आप उस एक नर पौधे को बीच में डाल सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब हमने पौधे लगा दिए, तो पौधे लगाने के पश्चात में थोड़ा-सा लेआउट मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कहाँ-कहाँ पे पौधे लगाने हैं। तो अब हम थोड़ा खाद उर्वरक के बारे में बात कर लें। तो हमारे जो उत्तराखंड में हमारे काश्तकार और बागवान भाई हैं, वो फर्टिलाइज़र का यूज़ कम ही करते हैं उर्वरकों का, परंतु जो हमारे पौधे की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अनुसार अगर हम ध्यान दें, तो हमारा जो 25 से 30 किलोग्राम आपने सड़ी गोबर की खाद मैंने बताया था पौधा लगाते समय डाल दें और एसएसपी डाल दें 500 ग्राम। एसएसपी का रोल ये होता है कि पौधे की जड़ों का जो विकास होता है, वो अति उत्तम होता है, बहुत तेज़ी से पौधे की ग्रोथ होती है। उसके बाद जैसे ही पौधा आपका 1 साल का हो जाए, तो सेकंड ईयर में आपको क्या करना है 1 साल में कि 50 से 60 ग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश 60 ग्राम नाइट्रोजन ले सकते हैं, 80 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम पोटाश प्रति पेड़ की दर से आप देंगे और उसी समय 10-15 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद या वर्मी हो, वो आप डाल सकते हैं और इन खादों को देने के पश्चात में क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे, हर साल इसकी मात्रा को डबल करते जाएँगे। जैसे इस साल हमने 50 ग्राम डाला, पहले साल का जब बगीचा है हमारा, दूसरे साल जो है वो 100 ग्राम हो जाएगी, तीसरे मतलब आप इसको डबल करते जाइए और धीरे-धीरे ये जब जो है पौधा आपका 10 साल का हो जाए बगीचा, उस समय स्थायी हो जाएगी। 10 साल में जो हम फर्टिलाइज़र की डोज़ेज़ दे रहे हैं, वो फिर आपकी कंटिन्यू चलेंगी। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे कि आ गए हम पौधारोपण हमने कर दिया और हमारा पौधा अ, चल गया, हमारा बगीचा लग गया और पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। यहीं पे सबसे जो मुख्य बिंदु आता है, वो आता है उसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग की। जब हमारा पौधा हमने बगीचा लगा दिया, उसका सबसे जो मेन पॉइंट है, वो है उसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग। ट्रेनिंग का अर्थ हो गया सदाई से और प्रूनिंग का अर्थ है हमारा कटाई-छँटाई से। आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, हमने कई काश्तकारों को देखा है बहुत गलती कर रहे हैं। आपने पौधा लगा दिया, पौधा लगाने के पश्चात में वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और वो पौधा जो है, चूँकि हमारा कीवी का पौधा एक अंगूर की बेल की भाँति होता है, तो जैसे ही आप पौधे को लगाते हैं, पौधा आपका 1 डेढ़ फीट का है या 2 फीट का है, जो भी हाइट है उसकी, पौधा लग गया, लगने के बाद में जैसे ही आपने जनवरी में लगाया और फरवरी का महीना आता है, हल्की सी उसको गर्मी मिलती है, वो तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो काश्तकार भाई ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो पौधा क्या होता है बढ़ता है और चूँकि लपेटने की उसकी प्रवृत्ति है तो ज़मीन में गिर जाता है, आप स्टिक लगाते हैं, तो उसमें लपेट के वो टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है पौधा, जिससे न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारे पोषक तत्व वो प्रॉपर जो है पौधे को नहीं मिल पाते हैं, जगह-जगह से वो मुड़ जाता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, क्या जब आप पौधा लगाएँगे बगीचे में बगीचा लगाएँगे जब आपने थाले में पौधा लगा दिया जनवरी में, उसी समय आपको जो है लगभग 7.5 फीट का जो है एक डंडा स्टिक काट लेना है आपको,
डंडे ले लेने हैं, 7-7 फीट के डंडे लगभग काट लेने हैं, 7.5 फीट 7 फीट का, और उस डंडे को उस पौधे से थोड़ा-सा 5-7 सेंटीमीटर की दूरी पे गाड़ देना है। गाड़ने के पश्चात में अगर पौधा 2 फीट का है, उसी समय से उस पौधे को हम उस डंडे की सहायता से सुतली से बाँध देंगे। जैसे-जैसे वो पौधा बढ़ता जाएगा, उसको हम जगह-जगह सुतली से बाँधते जाएँगे और उसको हम टेढ़ा नहीं होने देंगे और उस डंडे में लपेटने नहीं देंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे और ये 1 साल ग्रोथ इसको करने दीजिए। जब इसकी ग्रोथ 1 साल में आ जाएगी, तो हम देखेंगे दिसंबर-जनवरी के महीने में, जब इसका जो है प्रूनिंग का टाइम आता है, उस समय आप ध्यान दीजिएगा, जब ये 6 फीट की हाइट पे आ जाएगा, लगभग 6 फीट की हाइट पे आएगा और इस 6 फीट की हाइट तक उसमें साइड से बहुत सारे कल्ले निकलेंगे। आपको सिकेटियर के माध्यम से उन कल्लों को बराबर काट देना है, किसी भी कल्ले को उस तने पे रखना नहीं है। और जैसे ही वो जो है आपका 6 फीट की हाइट पे पौधा आएगा, हमको क्या करना है, आप देखेंगे कि उसमें कई कल्ले निकलते हैं, तो ऊपर जहाँ पर उसके उस तने में जो है, उस पौधे में विपरीत दिशा में 2 बड हों, उस दशा में 6 फीट की हाइट पर ना काट करके 5 साढ़े 5 फीट की हाइट से आप सिकेटर के माध्यम से सीधा काट देंगे, जहाँ से 2 विपरीत दिशा में बड हों। विपरीत दिशा में जब बड होंगी, तो हम काट इसलिए रहे हैं, उसकी ग्रोथ वहाँ हम रोकेंगे और जो विपरीत दिशा में बड है, वहाँ से 2 शाखाएँ निकलेंगी। उन शाखाओं को जो है हम जो टी-बार सिस्टम लगाते हैं, उस सिस्टम पे दोनों जो है ये मुख्य शाखाएँ हैं, इनको हम जो है विपरीत दिशाओं में ले जाते हैं। तो ये हुआ आपका ट्रेनिंग का कार्य। ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो ट्रेनिंग के कार्य के साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप बगीचा लगा देते हैं तो जो आपके पास 1 साल का समय होता है, उस समय में आप अपना टी-बार सिस्टम लोहे के जो एंगल होते हैं, उसपे टी-बार सिस्टम बनवाएँगे। बनवाने के पश्चात में उसको जो है कंक्रीट से मेन में जाम कराएँगे। जैसे 6 बाय 6 मीटर की दूरी पे जब आपने पौधा लगाया है, तो 2 पौधों के बीच में जो एंगल आयरन लगेगा, वो 3 मीटर बीच में इधर लगेगा, तो 3 मीटर इधर कवर करेगा, 3 इधर करेगा। जो वेंगिल आयरन आपको 1 साल का टाइम मिल गया है, उस समय आप उसको लगा के अच्छे से कंक्रीट से जाम करा दीजिए और उस एंगल आयरन का जो टी-बार सिस्टम बनाया आपने, उसकी जो रनिंग लेंथ होती है लगभग साढ़े 19-20 फीट आती है और लगभग 3000 से ₹3500 का बनता है। और कीवी मिशन जो हमारा चल रहा है, कीवी मिशन में आपको प्लांटिंग मटेरियल पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से प्लांटिंग मटेरियल पे प्लस जो है टी-बार सिस्टम पे ज़्यादा खर्चा आता है। लगभग एक एंगल आयरन बनवाने में 3000 से ₹3500 का खर्चा आता है। तो जो कीवी का बगीचा लगाने में मेन खर्चा है, वो आता है आपका टी-बार सिस्टम का। उसपे भी अनुदान है, तो आप उद्यान विभाग से संपर्क कर लें अपने जिले में उद्यान विभाग से बात करके कि क्या है, कितनी छूट मिल जाएगी। उस हिसाब से एंगल आयरन वो अपने बनवा लीजिए आप टी-बार सिस्टम और उसमें 5 वायर होते हैं। तो 5 वायर जब हम 4 से 5 एमएम के वायर पड़ते हैं उसमें, वो सब बना कर के देंगे और जब वो एंगल आयरन आपका तैयार हो जाएगा टी-बार, उसको आप ज़मीन में अच्छे से जाम करा देंगे और वो आपकी हाइट पे 5.5 फीट पे हमने उसको काटा उस पौधे को, उसके बाद में उसमें 5 वायर होते हैं, तो बीच वाले वायर पे दोनों विपरीत दिशाओं की शाखाओं को हम ले जाते हैं। हमारे काश्तकार भाई गलती कर जाते हैं दूसरे ही साल उसमें जैसे ही फल आने लगते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं कि नहीं 1 साल हुआ, दूसरे साल फल आ गए। आपने दूसरे साल फल पे लालच नहीं करना है, आप उन दोनों मुख्य शाखाओं को जाने दीजिए और बीच 5 तार हैं उसमें, 5 तार में बीच वाले तार पे उस दोनों शाखाओं को विरुद्ध दिशा में ले जाएँगे और उनको भली-भाँति 2 साल तक बढ़ने देंगे। 2 साल तक उनको जो है बीच में चूँकि लगा है 6 मीटर की दूरी, 3 मीटर इधर मुख्य शाखा को बढ़ने देंगे, 3 मीटर हम मुख्य शाखा को इधर बढ़ने देंगे। उन मुख्य शाखाओं से जो अन्य शाखाएँ निकलेंगी, जब ये पूरी तरह से 3-3 मीटर पे डेढ़ 2 साल में पहुँच जाएँ, तब जो मुख्य शाखाओं से अन्य शाखाएँ निकलेंगी, सहायक शाखाएँ, उनको बढ़ने दें और जब उनमें हम जनवरी में प्रूनिंग करेंगे, तब उनसे जो है, जो 1 साल पुरानी शाखा होती है, उसको जो हम प्रून करते हैं, तो 1 साल पुरानी शाखा में जैसे ही कल्ला आता है, उसमें हमारी फ्रूटिंग आती है। तो ट्रेनिंग का सीधा-सा माध्यम हमारा जो आपसे आग्रह है कहने का, वो सबसे बड़ा इश्यू ये आता है कि हमारी जो मुख्य शाखा है वो ही पतली रह जाती है। ऊपर ले गए हम टी-बार पे चढ़ा दिया और 2 फीट का हुआ नहीं उसमें और शाखाएँ हमने ले ली, फल ले लिए। तो जो मुख्य शाखा होती है वो 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर दूसरी शाखा जा ही नहीं पाती है और हमारा वहीं वो झाड़ी-नुमा हो जाता है पौधा। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि हमें मुख्य शाखा को मोटा होने देना है हेल्दी और पूरी मोटी हो जाए ताकि हमें 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर तक लगभग 50 किलो फल इधर, 50 किलो इधर, 1 कुंटल फल एक पौधे से हमें भविष्य में मिलता रहे। तभी ये मिल पाएगा जब आपकी मुख्य शाखा अच्छे से विकसित हो जाएगी और सहायक शाखाएँ जो निकलेंगी 3 मीटर तक सहायक शाखाएँ निकलेंगी, उसमें हर साल हम प्रूनिंग करते रहेंगे और 1 वर्ष पुरानी शाखा से जो नई टहनी आती है, उसपे कीवी का फल आता है। तो ये हमने बात की ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में आपको विशेष ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग कैसे करनी है और उसी बगीचा लगाते हैं, तो जो हमारा ट्रेनिंग का कार्य है, सदाई का कार्य है,
वो प्रारंभ हो जाता है आपका जिस दिन आप पेड़ को लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं। तो जब हम पौधा रोपित कर देते हैं, तो उसी समय हमें 7.5-8 फीट का एक स्टिक लेना है, डंडा लेना है काट करके, और उसको जो है जितने भी पौधे आपने लगाने हैं, सब में लगा देना है। लगभग 4-5 सेंटीमीटर की दूरी से उसी थाले के पास लगा देना है और सुतली के माध्यम से उसको बाँध देना है अच्छे से उस पौधे को, ताकि जो है वो पौधा, चूँकि कीवी का पौधे में जो है लिपटने की प्रवृत्ति होती है, वो अंगूर की बेल की भाँति होता है, तो वो जैसे-जैसे ग्रोथ करेगा, अगर आपने स्टिक नहीं लगाया तो गिर जाएगा ज़मीन में, और अगर स्टिक लगाया भी है तो वो उसमें लपटेगा, लेकिन वो बहुत बैंड उसमें बन जाएँगे। तो पोषक तत्व जो हमारी ज़मीन से लेगा पौधा, वो जो है जितने मोड़ पड़ जाएँगे, तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है पौधे की। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, जब हम पौधे को लगाएँगे तो अब स्टिक लगाएँगे, उसके बाद जैसे-जैसे उसकी ग्रोथ होगी, हम सुतली के माध्यम से उसको बाँधते जाएँगे, और जब हम उसको 1 साल में आप देखेंगे लगभग जो है, वो 6 फीट का जब हाइट पे पहुँच जाएगा पौधा हमारा, तब हमें ध्यान ये रखना है कि इस दौरान जो है, जो भी उस पौधे में शूट्स निकलते हैं, जो भी शाखाएँ निकलेंगी, आपको कोई भी शाखा रखनी नहीं है 6 फीट तक। सेकेटर के माध्यम से सारी शाखाएँ हटाते रहना है, और जब 6 फीट की हाइट पे लगभग हम आएँगे, तो आप देखेंगे कि लगभग 5 साढ़े 5 फीट की हाइट से आप विपरीत दिशाओं में बड़े हों जहाँ पे, वहाँ से हम अपर पोर्शन उसका कट कर देंगे, काट देंगे उसको। तो जो 2 बड होंगी वो विपरीत दिशाओं में दोनों बडों की जो है, हमारी 2 बड जहाँ से हुई हैं, वहीं से दोनों शाखाएँ निकलेंगी, यही हमारी मुख्य शाखाएँ होंगी। तो इस कार्य को आपको करना है, और जो आपकी ये ग्रोथ होगी, उस दौरान आपको पौधे लगाने से लेकर के और इसकी 6 फीट की ग्रोथ तक आपको लगभग जो है 8-9 महीने 1 साल का जो समय मिलेगा, उस दौरान आप जो इसका टी बार सिस्टम बनवाएँगे, उद्यान विभाग से संपर्क करेंगे या अपने स्वयं के खर्चे पे जो भी सब्सिडी चल रही होगी, चूँकि जो है किवी मिशन में आपको पौधों पे और टी बार सिस्टम बनाने पे सब्सिडी अगर मिल जाती है कुछ धनराशि, तो उसके माध्यम से आप बनवा लें, क्योंकि जो मुख्य खर्चा आता है किवी के प्लांटेशन में वो टी बार सिस्टम पे ही आता है। तो आप उस 1 साल में अपना जो है टी बार सिस्टम बनवा लें एंगल आयरन पे। उसमें क्या होता है, जो हमारा एंगल आयरन का टी बार सिस्टम बनता है, उसमें उसकी जो रनिंग लेंथ आती है वो लगभग जो है साढ़े 19 फीट या लगभग 20 फीट पड़ जाती है। चूँकि तो वो उसकी कीमत लगभग 3000 से 3500 रुपए आती है, तो जो हमारे काश्तकार भाई हैं, सबसे ज़्यादा महँगा उनको वही पड़ता है कि वो एंगल आयरन, उसपे कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि 1 साल के अंदर आप बनवा लें। बनवाने के पश्चात उसको कंक्रीट से अच्छी से ज़मीन में जाम करा दें, लगभग 1.5 फीट ज़मीन में अच्छे से कंक्रीट से जाम कराएँ, क्योंकि जब पौधा 15-20 साल का होता है, तो लोड पड़ता है, तो वो आपका एंगल गिर सकता है। अच्छे से बनवाएँ और उसको लगा दें। लगाने में आप ये ध्यान रखेंगे, जब टी बार सिस्टम में हम 5 वायर लगाते हैं, उसमें 5 वायर लगते हैं 4 से 5 एमएम के, 1 वायर। तो जो 5 वायर लगेंगे, उसका जो बीच का वायर होता है, उस वायर पे हम दोनों मुख्य शाखाओं को ले जाएँगे। ले जाने के बाद में उनको विपरीत दिशाओं में उस बीच वाले वायर पे ग्रोथ होने देंगे। ये ग्रोथ लगभग 2 साल तक होने दीजिए, ताकि जो 6 बाय 6 मीटर की दूरी पे हमारा पौधा लगा है, वो बीच में हमने एंगल आयरन लगाया, तो 3 मीटर ये शाखा इधर ग्रोथ करेगी, 3 मीटर इधर करेगी, और वो हेल्दी शाखा हो जाएगी। हेल्दी शाखा होने के पश्चात जब उससे सहायक शाखाएँ निकलेंगी, उन शाखाओं पर हम फलत लेंगे, क्योंकि हमारे काश्तकार भाई करते क्या हैं कि जब पौधा पहुँच जाता है एंगल आयरन तक, उसमें बहुत सी शाखाएँ हो जाती हैं, तो वो सारी शाखाओं में फल ले लेते हैं। उनको ये लगता है कि दूसरे साल हमारी फलत आ रही है, इतनी आ रही है, ये नहीं करना है आपने। नहीं तो जो उसकी मुख्य शाखा है, वो 3 मीटर इधर और दूसरी वाली 3 मीटर इधर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल नहीं पाएगा, सारा न्यूट्रिशन अन्य ब्रांचें लेंगी। तो उसको वहाँ तक जाने में बहुत साल लग जाएँगे, और आपके जो फल की क्वालिटी है और क्वांटिटी है, सब खत्म हो जाएगी। बहुत ही कम हो जाएगी, आप परेशान होंगे। इसलिए सीधा-सा आग्रह आपसे है कि 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, दोनों शाखाओं को पहले 2 साल तक बढ़ने दें, सहायक शाखाओं को निकलने दें, और 1 वर्ष जो पुरानी शाखा होती है, जब उसमें हम प्रूनिंग करते हैं जनवरी में, उससे जो नया कल्ला आता है, उसमें जो है फल आता है। तो आप सिधाई पे ट्रेनिंग पे और कटाई-छँटाई पे, प्रूनिंग पे विशेष ध्यान रखेंगे, और प्रूनिंग का कार्य हम लोग जब पौधा हमारा सुसुप्तावस्था में होता है, दिसंबर-जनवरी में, उस समय करते हैं। पौधे की जो हमारी ये प्रकृति है कीवी की, जो भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं, ये डोरमेंसी में जाते हैं दिसंबर में, दिसंबर-जनवरी में। उस समय क्या होता है कि ये दिसंबर में अपना जो इनके पत्तियों में भोजन होता है, ये प्रकृति की देन है, वो फूड जो है सारा स्टेम में और प्लांट्स में आ जाता है, उसकी शाखाओं में, और पत्तियाँ पीली पड़ के गिर जाती हैं, और जैसे ही जनवरी में हम जब ये सुसुप्तावस्था में रहता है, तब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। उस समय आपको पूरा पौधा स्टिक जैसा लगेगा, कहीं पर भी कोई पत्ती नहीं होगी। जैसे ही हम जनवरी में प्रूनिंग कर देंगे और फरवरी में हल्की-सी गर्म मौसम, हल्का-सा गर्म आएगा, वैसे ही इनमें जो है नई शाखाएँ आ जाएँगी, और उन्हीं नई शाखाओं पे जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद में आप उसपे देखेंगे कि अप्रैल लास्ट से मई के सेकंड वीक तक जो है, फर्स्ट सेकंड वीक में इसमें फ्लावरिंग आ जाएगी।
तो जब फ्लावरिंग आ जाएगी तो आपकी जो है उसके बाद में पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और फ्रूट सेट होगा और फ्रूट की ग्रोथ होगी। तो आप हम बात कर रहे थे सदाई एवं कटाई-छँटाई पे, तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग पे आप विशेष ध्यान रखें और जब भी आप एंगल आयरन का टी बार सिस्टम लगाएँ, तो उसको भी ध्यान रखें लास्ट में जो रो पे टी बार सिस्टम का एक लास्ट एंगल होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा एंगल लगा के, वायर लगा के अच्छे से उसको बाँध दें ताकि जब भी हमारा बगीचा 15-20 साल में अच्छे से लोड होगा, लगभग 70-80 किलो 1 क्विंटल उस पे फल आने लगे, तो वो गिरने ना पाए। इन कुछ चीज़ों का, कुछ बिंदुओं का विशेष ध्यान रखें। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग के साथ-साथ अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? यस सर। हाँ जी ये मैम। आ अब रही हम है। जी सर यस सर आ रही ट्रेनिंग और प्रूनिंग के पश्चात में हम बात करेंगे जो है इसमें पॉलिनेशन की। जब हम पॉलिनेशन की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि अप्रैल के लास्ट से और मई में जो मैं बगीचे में जाता हूँ, मैं हैंड पॉलिनेशन करता हूँ, तो मैंने उसमें देखा है स्पेशली जो है मई के फर्स्ट वीक में 4-5 मई से लेकर के और 15 मई के बीच में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। तो उस समय जो है पॉलिनेशन का सबसे उत्तम समय होता है इसमें। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी बताया कि मेल और फीमेल प्लांट का हम एक रेशियो रखते हैं। 10 मादा पौधों के साथ एक नर पौधा लगाते हैं या 9 मादा पौधों के साथ एक नर पौधे को लगाते हैं और नर पौधे का कार्य होता है सिर्फ़ पॉलिनेशन के लिए, उसमें फ्रूटिंग नहीं आती है और फीमेल प्लांट्स में ही फ्रूटिंग आएगी। तो जब आप जो है बगीचा लगा देंगे, तो आप सबसे पहला ये काम करेंगे जो हम लोग रेशियो रखते हैं, लगभग 1 एकड़ में 1 या 2 बक्से मधुमक्खी के रख देते हैं। मधुमक्खी हमारी पॉलिनेशन का काम करती है, पॉलिनेटर का। तो जब हम आप किसी किसान भाई का 1 एकड़ का बगीचा नहीं है, अगर 10, 20, 50 भी पौधे लगे हैं, तो भी आप उसमें जो है 1 बक्सा रख दें मधुमक्खी का ताकि उसमें पॉलिनेशन भली-भाँति हो सके। परंतु अभी कुछ सालों में जो नए शोध हुए हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि 100% पॉलिनेशन जो है हनी बी से नहीं हो पाता है। पॉलिनेशन का परसेंटेज कम रहता है, उसका सबसे सीधा कारण है कि जो हमारा कीवी का पौधा है, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, उनमें नेक्टर की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। इसलिए हनी बी जो है अट्रैक्ट नहीं होती है, इस पे कम बैठती है। सबसे बड़ा कारण यही है कि पॉलिनेशन का परसेंट डाउन हो जाता है, जिससे हमारी यील्ड भी प्रभावित होती है। तो जो वैज्ञानिक सजेस्ट करते हैं, जो मेन कीवी में समस्या आती है, वो है पॉलिनेशन की। तो आप जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि मई के फर्स्ट वीक में, जैसे ही फर्स्ट या सेकंड वीक में आप देखेंगे दोनों फ्लावर ओपन हो, दोनों प्लांट्स में देखेंगे मेल फ्लावर भी ओपन हो, फीमेल भी हो, उस समय आप इसमें हैंड पॉलिनेशन करेंगे। हम लोग हैंड पॉलिनेशन करते हैं, तो उससे 100% परागण की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है और अच्छी फलत आती है। तो जब मई में आप हैंड पॉलिनेशन करेंगे, उसमें 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहला क्या है कि आप जो है समय का ध्यान रखेंगे। जैसे मई का प्रथम सप्ताह है, आप बगीचे में जाते हैं, आप देखेंगे कि ओपन है, फीमेल फ्लावर्स भी ओपन है, फीमेल प्लांट पे, मेल प्लांट पे मेल फ्लावर ओपन है। तो आप समय का विशेष ध्यान रखेंगे। समय का ये है कि सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे के मध्य ही आपको हैंड पॉलिनेशन करना है। सबसे अच्छा जो फ्लावर ओपन होते हैं दोनों के दोनों, वो जो है मॉर्निंग में 9 से 11 के बीच। उस समय आप जाएँगे, मेल प्लांट से आप फ्लावर तोड़ेंगे, तोड़ने के पश्चात में फीमेल फ्लावर को आप देखेंगे, अब वो ओपन हो चुका है, तो उसमें आप टच कराते हुए चले जाएँगे। लगभग 1 मेल फ्लावर से 8 फीमेल फ्लावर को आप पॉलिनेट कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपना हैंड पॉलिनेशन मई के फर्स्ट और सेकंड वीक में कर लें, ताकि आपकी जो है फ्रूट सेट में दिक्कत ना आए और मैक्सिमम फ्रूट सेट हों और आप अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकें। तो जब हम मई में हैंड पॉलिनेशन करेंगे, तो हमारा मई में हैंड पॉलिनेशन करने के बाद फ्रूट सेट हो जाएगा और आप जब देखेंगे, जब हैंड पॉलिनेशन हो जाता है, तो 3 दिन में आप देखेंगे उस फ्लावर में अगर जा करके, तो जो उसके पेटल्स होते हैं वो येलो पड़ करके सूख के गिर जाते हैं और पॉलन ट्यूब धीरे-धीरे ग्रोथ करती है, वो फ्रूट बढ़ने लगते हैं। आप इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखिएगा। कीवी में क्या है कि मैंने देखा है उसमें जो फ्रूट्स आते हैं, बंच में आते हैं, तो एक बंच में 4-5 लगे हैं अगर फल, तो किसान भाई सोचते हैं कि उसको नहीं हटाना है, ज़्यादा फलत है। ऐसा आपको नहीं करना है। जो कीवी का हमारा फल है, उसकी जो है साइज़ और क्वालिटी के ही अच्छे रेट मिलेंगे आपको। यदि उसका साइज़ अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको उसका बाज़ार मूल्य अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए उसमें हमें थिनिंग भी करनी आवश्यक है। जब मटर के दाने के बराबर फल हो आपका, उस समय आप देखिए कि एक कल्ले पे कितने फल लगे हुए हैं। तो उसमें आप उसमें विरलन कर दीजिए, जो हम जो है थिनिंग करते हैं, कुछ कुछ जो है फ्रूट्स को आप उसी समय तोड़ दीजिए जब वो छोटा हो। तो जब वो कम फ्रूट्स होंगे तो उनका साइज़ अच्छा होगा और जैसे जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट है या नेशनल लेवल पे जो है फ्रूट्स जाते हैं कीवी के, तो उसमें जो जैसे हाइब्रिड वैरायटी है, तो वो लगभग जो है, जो ए ग्रेड का फ्रूट होगा कीवी का, वो 100 ग्राम भार से ऊपर होगा और जो 80 से 100 ग्राम भार का होगा वो होगा और जो सी ग्रेड का फल होगा, वो आपका जो है
50 से 60 ग्राम का होगा। तो आपको अगर मार्केट में अच्छा रेट लेना है तो आप थिनिंग का कार्य अवश्य करें अपने बगीचे में, नहीं तो आपका साइज जो है छोटा हो जाएगा। तो आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आवाज आवाज क्लियर है। अच्छा, अब वो वाली स्लाइड दिखा दिए सर, जिसमें मेल फीमेल फ्लावर ओके ओके सर। ये देखिए आप इस स्लाइड को अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो है सबसे पहला फ्लावर है, ये है आपका मेल फ्लावर। उसके पास में जस्ट ये भी मेल फ्लावर है, दो है, मैंने दो डायरेक्शन से इसको लिया था। जो तीसरी फोटोग्राफ है वो फीमेल फ्लावर है। इसमें आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा फ्रूट जैसा दिख रहा है आगे। जैसे ये पोलिनेट हो जाता है, इसकी पोलन ट्यूब ग्रोथ करती है, धीरे धीरे फ्रूट ग्रोथ करता है। और जब ये पी स्टेज पे रहता है उसी समय इसकी आप जो है विरलन कर दें, इसमें उसकी थिनिंग कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रूट्स एक कल्ले पे ज्यादा होंगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। और जो आपके फ्रूट्स होते हैं उसमें जब आप एलिसन को देखेंगे, एलिसन में जो है जो फल होगा आपका वो थोड़ा सा लंबाई लिए हुए होगा। और जो हाइवर्ड होगा, जो एक्सपोर्ट वैरायटी है, वो जो है राउंड शेप में होगी, थोड़ा सा ओवल शेप में, जैसे अंडे के आकार का। और काफी अट्रैक्टिव, और साइज उसका 100 ग्राम से ऊपर होगा, उसकी मार्केट वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी। और एलिशन में भी अच्छा है, एलिशन में प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, और एलिशन आपकी अर्ली वैरायटी है, बल्कि जो आपकी हैवर्ड है वो लेट वैरायटी है। तो ये आपकी जो है पॉलिनेशन, आपको हैंड पॉलिनेशन पे विशेष ध्यान देना है। मधुमक्खी के थ्रू होता है परंतु 100% नहीं हो पाता, इसलिए आपने जो है मई के महीने में हैंड पॉलिनेशन आपको करना ही करना है। तो अभी जिस काश्तकार भाई को कोई भी इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने बताया है कि आप लगभग 416 पौधे अगर लगते हैं तो जो 375 मादा पौधे लगे हैं उनसे ही आपको फलत मिलेगी। जो 41 नर पौधे होंगे वो परागण के लिए ही यूज होते हैं। तो यदि हम उपज की बात कर लें तो लगभग अगर जो है जब कमर्शियल प्रोडक्शन होने लगता है इसमें 6-7 साल पे, शुरुआत में तो कम ईल्ड आएगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी। मिनिमम अगर 375 पौधे आपने लगाए हैं और 5 किलो भी फलत दे रहा है एक पौधा, तो 1875 किलोग्राम उपज हो जाती है, जो 375 पौधे हैं उससे। और अगर इसको हम थोक में 150 रुपए पर केजी भी बेचते हैं तो आप ये समझिए 2,81,250 रुपए का जो है किसान लाभ कमा सकता है। और अगर ये निकाल देगा जब अपना कीवी का, और यदि इसको अनुदान मिल जाएगा कृषक बागवान को, तो वो और अधिक जो है लाभ फर्स्ट ईयर में ही निकाल देगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अपने जो उद्यान और विभाग से कीवी मिशन में जो आपको अनुदान मिले उसका लाभ उठाएं, चाहे वो टी बार सिस्टम पे हो चाहे प्लांटिंग मटेरियल पे हो। तो इनका उद्यान विभाग से पता कर लें आप क्या चल रहा है, कीवी मिशन में कितने % की छूट चल रही है। और एंगिल आयरन जो है, चूंकि आप अपना पैसा लगाएंगे तो बहुत कास्ट आ जाती है, यदि अनुदान के थ्रू लगा लेंगे तो आप उससे जो है कुछ हद तक बच जाएंगे। और तीसरे साल से उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट अच्छे से हो जाएगी, 5वें साल में आप कॉमर्शियली जो है प्रोडक्शन ले सकते हैं। और 40 से 45 सालों तक आप लगातार उससे कीवी के बगीचे से आप फलत लें। और आप देखेंगे कि जब हमारा फल मैच्योर हो जाता है, लगभग जो है अक्टूबर के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं हम कीवी में। जब दिवाली का समय होता है उस समय जो है कीवी की हार्वेस्टिंग की जाती है। और इसका मार्केट जो है कभी भी डाउन नहीं होता है। और ये फ्रूट जो है मैच्योरिटी पे ही तोड़ा जाता है, कच्चा नहीं तोड़ा जाता है, थोड़ा मैच्योर हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कुछ बागवान भाई जो है अक्टूबर की बजाय अभी तोड़ देते हैं, सितंबर में ही तोड़ देते हैं, तो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता है, उसमें रॉटिंग की समस्या आती है। तो अक्टूबर के महीने में आप उसको हार्वेस्ट करें, जब पूरी तरह से वो मैच्योर हो जाए। आप देखेंगे कि उसमें जो रोए होते हैं उसकी मात्रा अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है, वो दिख जाता है कि मैच्योर है। और अक्टूबर में हार्वेस्टिंग करके दिवाली के समय में आप उसको मार्केट भेज सकते हैं। और कीवी को कभी भी कच्चा नहीं खाना है आपने, तोड़ने के पश्चात में 10 से 15 दिन तक उसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने घर में रखना है। जैसे ही वो थोड़ा सा राइप होने लगेगा फिर उसको आप खाएंगे तभी उसमें टेस्ट आएगा, अन्यथा वो हल्का सा खट्टापन उसमें रहेगा। तो अब हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनकी, बागवान भाइयों की यदि कुछ क्वेरीज हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सभी का। जो भी हमारे काश्तकार भाई जुड़े हैं, एक एक करके अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। डॉक्टर साहब, BS रावत ऑनलाइन बात करिए। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस बताइए जो उसका साइज को हम कैसे इंप्रूव करें। ये एक तो इसको थिनिंग वाला है, हाँ जी। हमको हाँ इसका जो हाँ साइज इंप्रूव करना है, क्योंकि साइज का ही गेम है इसमें। तो इसका मैं साइज कैसे इंप्रूव करें और क्या क्या प्रैक्टिसेस आप इसमें फॉलो करते हैं।
नहीं, साइज का तो सीधा है हमारा, हम फर्टिलाइजर की डोजेस पे ध्यान देते हैं और दूसरा जो है थिनिंग का प्रोसेस करते हैं। हमारे जो यूनिवर्सिटी में बगीचे लगे हैं, हम इस पे किसी प्रकार का कोई केमिकल का स्प्रे नहीं करते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि केमिकल मैंने का नहीं। जैसे हम क्या करते हैं, मैं बताऊँ आपको। मेरा बताइए। अभी अपने 400 पेड़ कीवी के हैं। हाँ जी। हम जो इसके वाटर शूट है, हुँ। वाटर शूट को एकदम रिमूव कर देते हैं, तो उससे हमारा साइज में काफी फर्क पड़ जाता है। नहीं, नहीं, वो तो मैं ठीक है, वो तो आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस में आ गया, हाँ। है ना? और वाटर सूट आप किस महीने में काट देते हैं? हम देखो, प्रूनिंग तो अलग है, उसके अलावा हम मई लास्ट में और जुलाई में 2 बार वाटर शूट काटते हैं हम लोग। हाँ। उससे क्या होता है कि जो उसका न्यूट्रिशन जो वाटर शूट में आता है, हुँ, हुँ। वो सारा का सारा न्यूट्रिशन वो फ्रूट में चले जाता है। नहीं, नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा अगर हम प्रूनिंग कर देते हैं, तो उसका भी जो है इस पे इम्पैक्ट गलत पड़ता है पौधे पे फिर। आप समझ रहे हैं इसको? क्योंकि जब हम समर में काटते हैं ना पौधे को, हम्म। बात आप समझ रहे हैं? तो उसका इम्पैक्ट जो है प्लांट्स पे, जो उसकी मेन ब्रांचेज़ जाते हैं, उस पे गलत पड़ता है और उसकी मेन ब्रांच की ग्रोथ जो है स्लो हो जाएगी आपकी। नहीं, हमारे 5-6 साल पुराने पेड़ है। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, उसका कोई इश्यू नहीं है। उसकी अपेक्षा जो है, जो लाइट प्रूनिंग आप कर सकते हैं, हेवी प्रूनिंग नहीं करनी है उस समय आपको। नहीं नहीं, हम सिर्फ वाटर शूट हटाते हैं। हाँ, हाँ, वाटर सूट हटाइए, लेकिन ज़्यादा हम मात्रा में मत प्रूनिंग नहीं करिए। करते उसमें ज्यादा। हाँ, प्रूनिंग नहीं करनी है, और दूसरा जो है आपको न्यू न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान देना है उसमें, और थिनिंग थिनिंग का है मेन। आवाज़ें बहुत आ रही हैं भाई। हेलो। हेलो? दूसरा हम लोग क्या करते हैं, हम हैवी पॉलिनेशन करते हैं। कैसे करते हमारा हैं क्या है, बताइए? जैसे 10:1 का रेशो, तो 9:1 का रेशो तो अलग है। उसके अलावा हमने हर प्लांट में पॉलिनेशन किया हुआ है, ग्राफ्टिंग की हुई है। अच्छा। उससे क्या है कि जो हम जैसे एयर पॉलिनेशन करना पड़ता है, या तो हाँ, पॉलिनेशन का हाँ। रेशो जब बढ़ जाएगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगा उससे। तो उसे उसे साइज में भी काफी फर्क पड़ जाता है। नहीं, साइज़ में तो नहीं पड़ता है, ये तो नहीं है। साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉलिनेशन का परसेंटेज बढ़ जाता है, ये मैं मानता हूँ। साइज़ का उससे कोई लेना-देना नहीं है। साइज़ नहीं, का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैवी पॉलिनेशन से उसके नंबर ऑफ सीड बढ़ जाएंगे ना। अरे, वही तो मैं बात कह रहा हूँ, पॉलिनेशन से नंबर ऑफ फ्रूट्स तो बढ़ेंगे, साइज़ का कोई उससे लेना-देना नहीं है भाई। नहीं, नंबर ऑफ सीड भी बढ़ेंगे उसके ना। वो तो अलग चीज़ हो गई ना। आप उसका साइज़ की बात कह रहे हैं, साइज़ का उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। पॉलिनेशन जो है, नंबर ऑफ फ्रूट्स तो आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं, और पॉलिनेशन का जो हैंड पॉलिनेशन का मेथड है, वो बेस्ट है। दूसरा जो है आपका जो नेचुरल पॉलिनेशन होता है हनी बी से, वो अगर कुछ काश्तकार भाई बक्से नहीं रख पाते हैं, तो वो हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। और अगर बक्से रखे भी हैं, तो उसके साथ में भी हैंड पॉलिनेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि 100% पॉलिनेशन हो नहीं पाता है उसमें। दूसरा, जो टी बार का जो आपने रेशो बताया ना, 6 फीट हाइट वाला, हुँ। ये चलो आपका हाँ, इशू हाँ। नहीं है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट का इशू है कि 6 फीट हाइट में टी बार रखेंगे। क्योंकि सोलन सोलन वगैरह में भी देखा मैंने, 6, उन्होंने भी बाद में उसको घटा करके 5 फीट ले आए हैं लोग। नहीं, क्योंकि नहीं। जब 2-3 बार जब हमको इसकी प्रोनिंग करेंगे, तो प्रोनिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। जो 6 फीट अरे, का इसका हाइट है टी बार का। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने 6 फीट इसलिए बताया ना, क्योंकि जो है, मैं पूरी लेंथ नहीं बता रहा हूँ कि आपको 6 फीट पे रखना है, क्योंकि जब आप प्रूनिंग करोगे तो आप 5 फीट की हाइट से तो ईज़िली कर लोगे उसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस, नहीं तो हाँ। आपको चेयर या स्टूल रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं 6 नहीं, फीट का। हाँ, बताइए, आप बताइए। हॉर्टिकल्चर वालों ने क्या किया हुआ, 6 फीट 8 फीट का लंबा रखा हुआ है, क्या नाम, 8 फीट हाइट। नहीं। 2 फीट एक उन्होंने 1-1.5 फीट नीचे दबाएंगे, तो उनका रेशियो भी बहुत गलत है। 1.5 फीट का जो है, आप कंक्रीट से उसको ज़मीन के अंदर जाम कर देंगे, ठीक है? हाँ 1.5 फीट आप जाम कर देंगे, पौधा आपका 5 फीट की हाइट से गया, मैंने क्या बताया था? 5 साढ़े 5 फीट की हाइट से उसको प्रून कर देंगे। प्रून नहीं करने के पश्चात में जो 2 शाखाएँ विपरीत दिशाओं में हम ले जाएँगे 2 बट से, वो दोनों शाखाओं को हम मिडल वाले वायर पे ले जाते हैं। तो जब वो एंगल आयरन की हाइट लगभग साढ़े 5 से 6 फीट होगी, तो वो ईज़िली नहीं कल्चरल प्रैक्टिस कर नहीं, सकते हैं। 6 से ऊपर तो जाना ही नहीं आपको। नहीं, 5 से एब्सोल्युटली 6 राइट आप बोल रहे हैं। बस। लेकिन उनका जो है 8 फीट का उन्होंने लेंथ रखी हुई है, नहीं, उसको नहीं, 1.5 फीट 8 फीट नीचे का दबाएंगे। आप मैक्सिमम जो है 5 से 6 फीट की 5 ठीक लेंथ है। से ऊपर नहीं जाना है आपको। हाँ, 5 ठीक है, 5 ठीक है। मैं हमने 5 5 रखा हुआ है। नहीं, नहीं, 5 रखा है आपने, लेकिन 5 की अपेक्षा थोड़ा बढ़ जाएँगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि साढ़े 5 फीट 6 फीट भी सही आ रहा है रिज़ल्ट उसमें। तो 5 से प्रोनिंग 6 के बीच आप कटिंग कोई भी प्रोनिंग में लेंथ। दिक्कत आती है। हुँ?
प्रोनिंग वगैरह में वाटर शूट हटाने में दिक्कत आती है। नहीं, दिक्कत तो आती है। अब सपोज करिए कोई आदमी 5 फीट का है, तब तो वो 6 फीट की हाइट पे भी प्रूनिंग कर लेगा, और कोई आदमी 3 फीट का है तो 5 फीट का भी बगीचा है तब भी दिक्कत आएगी। इसमें डिपेंड डिपेंड करता है कि हाइट का जो है, जो प्रूनर है, जो हमारा माली है या किसान है, उसके लिए है, जो रिकमेंडेड है वो यही है कि 5 से 6 फीट की हाइट का जो है चल जाएगा एंगल, 8 फीट नहीं चलेगा। 8 फीट नीचे 8 नहीं, वो फीट तो बहुत ज़्यादा। ठीक ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलिए, 8 फीट ज़्यादा हो जाती है ना हाइट उसमें फिर। ओके। डॉक्टर साहब, मैं हाँ। प्रोफेसर आर एस नेगी बोल रहा हूँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। हाँ। हेलो, आपका हेलो। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा सर आपकी आवाज़ कट रही है। के लिए मैं एक बहुत हाँ जी। नॉर्मल वैसी। अच्छा, अभी आ रही है सर क्लियर? हाँ, बीच-बीच में, हाँ, हेलो। बीच-बीच में कट रही है सर हल्की सी। हाँ, हेलो। बताइए सर। मैं बहुत नॉर्मल वैसे ही पूछ रहा था कि जो एग्रोमेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स का किस 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 चीज पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक नॉर्मल वैसे कंडीशन में पूछ रहा हूँ कि लगभग एल्टीट्यूड क्या हो और टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का कितना ध्यान रखना पड़ेगा उस एल्टीट्यूड पे, ऐसा कुछ है कोई पैरामीटर्स? हेलो। क्या चीज़? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, फिर कट रहा है फ़ोन। हेलो। मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब कि एग्रोमेट्रोलॉजिकल एग्रोमेट्रोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं। हाँ, हेलो। हाँ। सर डॉक्टर हाँ, साहब, हाँ, अब आ रही है हल्की-हल्की सी, बताइए सर। मैं ये कह रहा था एग्रोमेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हम एक नॉर्मल कंडीशंस के लिए मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि कौन से कितने एल्टीट्यूड के हिसाब से उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी का भी कुछ रोल कितना होना चाहिए, क्या है नॉर्मल प्रैक्टिसेस में? सर इसमें जो है 3000 से 6000 फीट की ऊँचाई पे जो है हम फिट, हाँ प्लांटेशन ठीक है करते हैं। जी। और दूसरा जो है कि चूँकि हमारे काश्तकार भाई जुड़ते हैं तो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड पे या इस पे हाइट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसका नहीं सीधा ये देते आता मैं है, मैं जी 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 मैं बताता हूँ ताकि वो ईज़िली समझ जाएँ इस चीज़ को कि जिस क्षेत्र का टेम्परेचर 35 के ऊपर जाता हो उसमें ना लगाएँ, क्योंकि बर्निंग इफ़ेक्ट आता है लीफ में। तो उस एग्जैक्टली किसानों जी के जी लिए जो है उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है सर। जी तो जी 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 उस उनकी भाषा में, चूँकि जो है जब साइंटिफिक भाषा ज़्यादा हो जाएगी तो उनके पर्पज़ का लिए लेक्चर रह नहीं जाता है। तो इसलिए हाँ जो है ज़्यादा वैसी चीज़ें बता देंगे तो ओवर हो जाता है। तो उनको इतनी नॉर्मल चीज़ें बतानी है कि वो अपने एरिया में, अपने गाँव में, अपनी हाइट पे जहाँ भी उनका गाँव है या खेत है, तो ईज़िली समझ जाएँ कि मई-जून में मेरे यहाँ घर का, गाँव का, खेतों के टेम्परेचर क्या रहता है उस एरिया का। है ना सर? तो बिल्कुल उसका बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा-सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा जो भी कोई कार्यक्रम हो या किसानों से संवाद हो, उसमें जितनी सरल भाषा का उपयोग किया जाए, ताकि उनको समझ में आए। मेजर जो हमारा काम है वो किसानों के लिए ही है। है ना सर? हाँ हाँ वही वही मैं यही करता, कई लोगों को अब बहुत सारे किसान वैसे भी वही मैं चाह रहा था कि लोगों नहीं, नहीं को सर। इसका बेसिक वो नहीं रहता, वो लेके तो चले जाते हैं प्लांट, बाद में कह रहे साहब होता नहीं है, तो फिर नहीं, नहीं। हाँ क्योंकि जो दूसरा सर, लोग करते हैं जी 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 हाँ, उसमें सर ये भी आ जाता है ना, जैसे कुछ काश्तकार भाई हैं, उनको गलत प्लांटिंग मटेरियल, इसमें यहाँ पौड़ी में मेरे पास कई बार कंप्लेन आई कि सर जो है 5 साल का बगीचा हो गया, उसमें फ्रूटिंग नहीं आ रही है। प्लांटिंग मटेरियल जी उन्हें गलत मिल जाता है ना, जैसे मेल प्लांट्स लगा दिए उन्होंने, 3 साल तक वेट किया बिल्कुल उन्होंने, फिर वो परेशान हैं, तो उनको पूरा का पूरा बगीचा रिमूव करना पड़ता है। और रिमूव वो करना बहुत पड़ता है जो बिल्कुल। है दिक्कत की बात है कि भाई इस चीज़ पे, प्लांटिंग मटेरियल पे विशेष ध्यान दें, चाहे वैज्ञानिक हो या कोई विभाग हो या कोई विश्वविद्यालय हो, कोई भी हो, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई प्लांटिंग मटेरियल ऑथेंटिक जाना चाहिए काश्तकार के पास में, बागवान के पास में। वो मेजर है, क्योंकि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है बगीचे का, और फिर किसान को सबसे ज़्यादा दुःख होता है कि मेरे जो है पूरा बगीचा खराब हो गया। है ना सर? कि ये बहुत बेसिक जो चीजें यही जो आपने बीच में कही भी, इनको कई लोग फार्मर जो है ना सीधा उठा के लिया जी मैं तो कीवी लगाना चाह रहा था, ले आया इतने प्लांट, पता चला 3 साल में, कर साहब मेरा तो बेकार हो गया, उसको इसका वही बिल्कुल वो नॉलेज सर नहीं ऐसा। रहता था, तो ये जी 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 हाँ जी, हमारे आपने जनपद में ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल हैं अभी भी, जी जिन्होंने, जी जिनसे जी गलतियाँ हैं, और वो चूँकि वो कह रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है, विभाग से मिले या विभाग नर्सरी से से मिले। मिले जब सर, तो ये बिल्कुल इश्यू जो है बड़े स्तर पे उठते भी हैं। तो जी उसमें जी मेरा ये आग्रह है कि ऑथेंटिक अच्छी नर्सरी से लें। दूसरा जो है, कोशिश करें कि कृषि विश्वविद्यालय से ले लें, नौनी से ले लें, ताकि वहाँ टैगिंग और अच्छे से मिले, और फिर ला कर के पौधे वो मिक्स हो जाते हैं, फिर वो आइडेंटिफ़ाई नहीं टैगिंग करते। प्रॉपर टैगिंग रहती है इनके नौनी वालों की भी,
है ना? वो वही मैं कह रहा हूँ ना सर, ऐसी जगह से लिए जहाँ पे प्रॉपर टैगिंग हो, ताकि उनका बगीचा जो लगे वो 3 साल बाद रिजल्ट आने शुरू हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आए ना। अब भरसार में आप लोग बना रहे हैं इसकी नर्सरी कुछ? हाँ सर, काम चल रहा है। अभी कुछ पौधे थे हमारे पास, तो ओके, गुड 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 गुड। बाकी अभी उस पे काम चल रहा है कि एप्पल पे ज़्यादा जी जी फोकस किया जाएगा, कीवी पे है सेकंड में, और किस कीवी पे काम किया जाएगा। ज़्यादा सर से ज़्यादा प्लांटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट है सर इधर भी। प्लांटिंग मटेरियल ज़्यादा चाहिए इसके हाँ, लिए, क्योंकि मेनली जी जी जी, सर डिमांड इसकी बहुत बिल्कुल ज़्यादा है। बिल्कुल। तो कोशिश यही होगी कि आगे जो है कीवी का ही प्लांटिंग मटेरियल तैयार किया जाए और तो सप्लाई किया जाए। basically the farmers are they have to incline towards the kiwi. मैक्सिमम फार्मर्स कर रहे हैं और जिनका अच्छा हो भी रहा है। मैं इधर नागनाथ पोखरी वाले में 2 जगहों मैंने अच्छा, विजिट अच्छा, किया अच्छा। था, बट दे हाँ, रिक्वायर द प्लांटिंग मटेरियल मोर एक्चुअली ना। बिल्कुल। तो थोड़ा आप लोग, क्योंकि आपके यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन और ये सारी अच्छी हैं, तो फोकस हाँ रहेगा जी। तब तो अच्छा हो गया। नहीं, नहीं सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी बीसी साहब से भी मीटिंग थी, तो सर का भी फोकस है इस पे कि अब मैक्सिमम प्लांटिंग मटेरियल दिया जाए, ताकि इनको जो है सुदूर क्षेत्र में ना भागना पड़े। प्लांटिंग मटेरियल एटलीस्ट बिल्कुल यहाँ अवेलेबल हो जाए फार्मर्स को। तो उस पे सर काम बिल्कुल चल बिल्कुल। रहा है, स्टार्ट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी में। जी जी, हाँ, बढ़िया। चलिए सर। आपका बहुत अच्छा था, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। धन्यवाद, थैंक यू यस, सर। ओके। सर थैंक तो यू। योर डिपार्टमेंट इज हॉर्टिकल्चर? यस सर, मैं केवीके में हूँ सर, हॉर्टिकल्चर में, कृषि विज्ञान अच्छा, केंद्र आप पौड़ी। ये पौड़ी में हो, केबीके में? ओके हाँ ओके। जी सर, योर पौड़ी में हूँ योर सर। ऑफिस एट पौड़ी ना? हाँ, नहीं सर, है तो भरसार यूनिवर्सिटी है जो हमारी है भरसार में। भरसार यूनिवर्सिटी के हम्म। अंदर में ही केवीके है। हाँ, वो मैं समझ गया, केबीके हाँ जी, उसी का पार्ट है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक, ओके सर। डॉक्टर सर मंजू तो है वहाँ? हाँ जी सर, मंजू मैम है यहाँ पे। वो फ्रूट साइंस में है, उधर कॉलेज वो में फ्रूट है में एक। है? हाँ जी सर। जी जी जी। चलिए ओके, ओके। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए सर सर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, अब थोड़ा टाइम हमारा थोड़ा लिमिट हो गया है। कोई नहीं मैम। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सेशन लिया आज हमारा टीवी के ऊपर। आई होप थैंक जितने यू मैम। हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं इस सेशन में उनको बहुत सारी जानकारी मिली होगी कीवी के उत्पादन के रिगार्डिंग, कैसे उसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं हिली एरियाज में।